वेलकम एवरीवन, स्वागत है आपका महिंद्रा एज के स्मार्ट क्लास में। और आज का टॉपिक है फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी कि वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन क्या होता है, एक नजर हम डालते हैं इसके ऊपर, जरा देखते हैं कि वित्तीय समावेशन क्या है। अगर हम फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करें कि जैसा कि डिस्क्राइब किया हुआ है यहाँ पर कि फाइनेंशियल इंक्लूजन बेसिकली मींस लिंकिंग एवरी फैमिली इन द कंट्री टू द फाइनेंशियल सिस्टम, यानी कि भारत की अगर हम बात करें तो इस देश के सभी परिवारों को बैंक के सिस्टम से यानी फाइनेंशियल सिस्टम से जोड़ना, यही फाइनेंशियल इंक्लूजन या वित्तीय समावेशन है। यानी कि गांव-गांव और घर-घर तक बैंकिंग फैसिलिटीज को पहुंचाना ही वित्तीय समावेशन है। अगर हम फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करें तो सदियों से इसके बारे में प्रयास चला आ रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में जब से मॉडर्न बैंकिंग इंडिया में स्टार्ट हुई है तब से इस पे जोर ज्यादा दिया गया है। वर्ल्ड लेवल पर भी इसकी ज्यादा बात की जा रही है, क्योंकि अगर हम बात करें फाइनेंशियल इंक्लूजन की, तो जो पैसा एक कस्टमर को जरूरत होती है या एक क्रेडिट की जो जरूरत होती है, अभी तक वो कहां से प्राप्त होता था, वो साहूकार या महाजन से गांव में प्राप्त हो जाता था। शहरों में तो हम बैंक टाइप नेटवर्क बना चुके हैं जहां पर मैक्सिमम लोग लोन की फैसिलिटी का फायदा भी उठा रहे हैं। लेकिन अगर हम रूरल लेवल की बात करें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि डायरेक्ट फंडिंग कैसे हो, कैसे पैसा लोगों तक सही रूप में पहुंचे। इसके लिए गवर्नमेंट और आरबीआई, भारत देखिए कोई भी कंट्री होगी उसके फाइनेंशियल सिस्टम को मैनेज करने के लिए दो संस्थाएं होती हैं, एक वहां का सेंट्रल बैंक होता है, दूसरी वहां की गवर्नमेंट। ये लोग मिलकर के एक फाइनेंशियल सिस्टम को डेवलप करते हैं जिससे कि जहां एक्सेस फंडिंग है उस फंडिंग को ऐसी जगह पे पहुंचाया जा सके जहां पर उसका मैक्सिमम बेनिफिट लोगों को मिल सके। यानी कि कम जो क्षेत्र है जहां पर कम इनकम हो रही है, जो प्रॉफिट में नहीं है, प्रॉफिट वाले एरिया से मनी को उस जगह तक पहुंचाना जहां जिससे कि उस सेक्टर का भी कॉमन डेवलपमेंट हो सके। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत इन सारी चीजों को डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, चीजें बनाई जा रही है और धीरे धीरे इसका डेवलपमेंट दिख रहा है। मॉडर्न बैंकिंग की बात करें तो लास्ट ईयर में बहुत तेजी के साथ चेंजेस आए हैं और भारत सरकार ने बहुत से ऐसे प्रयास किए हैं कि गांव-गांव तक बैंकिंग की सुविधा हो। और रूरल एक गांव का मैं बार-बार इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि जो भारत की 67% पॉपुलेशन है वो आज भी गांवों में निवास करती है। इसलिए अगर गांव का डेवलपमेंट सही होगा तभी भारत का डेवलपमेंट हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। तो उस फैसिलिटीज के लिए क्या-क्या प्लानिंग आई, कैसे-कैसे बनाया गया, वो हम एक नजर में देखेंगे। लेकिन एक बार हम फिर से रिवाइज कर दें कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है कि भारत के सभी परिवारों को बैंकिंग सिस्टम से अटैच करना जिससे वो मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाए। इसीलिए आपने देखा होगा रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक काम किया है कि जो सब्सिडी का भी बेनिफिट होता है वो गवर्नमेंट अब बैंक के अकाउंट में दे रहा है, जिससे मैक्सिमम बैंक अकाउंट खोले जाएं और उसमें अटैच किया जाए, जिसके लिए जनधन योजना, नो फ्रिल अकाउंट, बहुत सारा प्रोसेस हुआ। हम धीरे धीरे से देखेंगे क्या क्या चीजें कैसे कैसे ग्रोथ हुई, डेवलपमेंट हुआ। आइए देखते हैं एक नजर। थोड़ा सा हम हिस्ट्री पे बात करते हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन की हिस्ट्री क्या है, कैसे स्टार्ट हुई, स्टेप बाय स्टेप इसका कैसे एक ग्रोथ हुई इंडिया में, ये हम बाद में देखेंगे। लेकिन हम सबसे पहले जान ले, यहाँ एक हम कमेटी का एक नाम ले रहे हैं जिसका कि नाम है दैट इज एचआर खान कमेटी। जो एचआर, ये देखिए खान कमेटी, ये जो खान कमेटी बनी थी, हम आपको बता दें कि 2004 की बात है, यूएनओ ने एक नोटिस भेजा हर कंट्रीज के पास। यूएनओ ने नोटिस भेजा, यानी कि 2004 की अगर हम बात करें तो उस समय यूएनओ के चीफ है मिस्टर कोफी अन्नान। कोफी अन्नान जी ने हर कंट्री के पास एक नोटिस भेजा कि आप अपने देश का फाइनेंशियल इंक्लूजन चेक करके बताइए कि कितने परसेंट पॉपुलेशन आपकी बैंकिंग सिस्टम से जुड़ चुकी है। तो जब पहली बार नोटिस आई तो भारत ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। इंडिया ने यह कहा कि हमने 1975 में आरआरबीज का डेवलपमेंट कर दिया, रीजनल रूरल बैंक यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो हमारे यहाँ फाइनेंशियल इंक्लूजन लगभग कंप्लीट है, हमने गांव-गांव तक बैंकिंग पहुंचा दी है। इसके बाद यूएनओ से एक सेकंड लेटर भारत के पास आता है, वो कहते हैं एक बार आप प्लीज चेक करवा लीजिए कि आखिर क्या फाइनेंशियल इंक्लूजन का आपके कंट्री में स्टेटस है। तो जब ये स्टेटस चेक किया गया तो एक खान कमेटी बनी, गवर्नमेंट ने खान कमेटी बनाई, एचआर खान जो कि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर भी रह चुके हैं, उनके अंडर में एक खान कमेटी बनाई गई। तो खान कमेटी ने जब इंडिया में फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक सिस्टम चेक किया तो ये पता चला कि भारत की सिर्फ 67% पॉपुलेशन ऐसी है जो कि फाइनेंशियल सिस्टम से अटैच है, बाकी लोग अटैच ही नहीं है। अब कंडीशन यहां ये बनती है, हम आपको बताना चाहेंगे, ये 67% पॉपुलेशन बैंकिंग से अटैच नहीं है, माफी चाहेंगे, 67% ये वो पॉपुलेशन है जो बैंकिंग से अटैच नहीं है। केवल 33% पॉपुलेशन ऐसी थी जो कि बैंकिंग से अटैच थी, बाकी कोई भी पॉपुलेशन 67% बैंकिंग से अटैच नहीं थी। ये एक केंद्र सरकार के लिए, रिजर्व बैंक के लिए एक बहुत बड़ा झटका था कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन, गांव-गांव तक बैंकिंग पहुंचाई जा चुकी है, लेकिन इतनी बड़ी पॉपुलेशन 67% की जो है वो अभी भी बैंकिंग सिस्टम से अटैच नहीं हो पाई है।
इसके लिए फिर गवर्नमेंट ने एक एक करके कदम बढ़ाए। आगे आपको पता होगा कि सी रंगराजन कमेटी बनी थी फाइनेंशियल इंक्लूजन के ग्रोथ के लिए इंडिया में, वो हम आगे डिस्कशन करेंगे। लेकिन पहले एक बार हम क्रमवार विकास देख लेते हैं कि आखिर भारत में किस किस तरह से क्या क्या तरीके अपनाए गए फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाने के लिए। देखते हैं। अगर हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स ऑन रोड टू फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया, इंपॉर्टेंट माइलस्टोन कौन कौन से हैं जिससे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन भारत में धीरे धीरे से आगे बढ़ा है। अगर हम बात करें 1904 की 1904 की अगर हम बात करते हैं तो सेटिंग अप ऑफ रूरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज बन गई हैं जिनके थ्रू फंडिंग वगैरह लैंडिंग वगैरह शुरू की गई। उसके बाद बात करें 1954 की तो रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी आ गई, रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी बनी। 1955 की बात करें तो आपको पता होगा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट पास होता है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया जाता है गवर्नमेंट के ओनरशिप में। 1969 की बात करें तो नेशनलाइजेशन ऑफ 14th मेजर बैंक, 14 मेजर बैंक जो भारत के बड़े बैंक थे उनका नेशनलाइजेशन कर दिया गया है। 1970s की बात करें तो लीड बैंक स्कीम आ गई है। लीड बैंक स्कीम, यहां हम छोटा सा आपको बताना चाहेंगे कि व्हाट इज लीड बैंक, लीड बैंक होता क्या है। अगर हम लीड बैंक की बात करें तो अमूमन हमारे मन में धारणा होती है कि जिस शहर में जिस बैंक की जितनी ज्यादा ब्रांचेस हैं वो लीड बैंक होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक छोटा सा हम एग्जांपल लेने चाहेंगे। अगर हम उत्तर प्रदेश की राजधानी यूपी की कैपिटल की बात करें लखनऊ की, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा ब्रांचेस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की है, लेकिन यहाँ का लीड बैंक बैंक ऑफ इंडिया है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जिस बैंक की सबसे ज्यादा ब्रांचेस है या जिनका एनपीए कम होगा वही लीड बैंक बन सकते हैं, बाकी लोग नहीं बन सकते हैं। हम आपको यहाँ बता दें कि लीड बैंक की अगर हम बात करते हैं तो जो गवर्नमेंट ने 1970 में लीड बैंक स्कीम लॉन्च की थी, इसको गाडगिल मॉडल पर आधारित बनाया जाता है। प्रोफेसर गाडगिल थे, ये आपके योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे उस टाइम, उनके मॉडल के बेस पर ये बनाया गया था। और अगर हम 1969-70 की बात करें लीड बैंक स्कीम की, तो लीड बैंक स्कीम में गवर्नमेंट ने सभी बैंकों से कहा था कि आप एक एक डिस्ट्रिक्ट आप अडॉप्ट कर लीजिए, यानी कि डिस्ट्रिक्ट एडॉप्टेशन स्कीम आई थी कि आप एक एक डिस्ट्रिक्ट को अडॉप्ट कर लीजिए और उसके डेवलपमेंट की जिम्मेदारी आपकी होगी। तो इस तरीके से लीड बैंक स्कीम डेवलप हुई। तो डिस्ट्रिक्ट एडॉप्टेशन स्कीम एक योजना आई, जिस बैंक को जो डिस्ट्रिक्ट अच्छा लगा उसने वो अडॉप्ट कर लिया, आरबीआई के पास एप्लीकेशन भेजी और उस डिस्ट्रिक्ट को अडॉप्ट कर लिया। इसलिए लीड बैंक स्कीम जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडॉप्टेशन स्कीम के बेस पर चलती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं 1972 की मैंडेटरी सिस्टम ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, जैसा कि आपको पता है कि जितने भी बैंक भारत में हैं उनको अपनी टोटल लेंडिंग का 40% प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को करना है। और जो फॉरेन बैंक है अभी तक उनका 32% था, लेकिन अब हर साल 2% बढ़ा करके उन्हें भी 40% तक ले जाना है, यानी कि टोटल लेंडिंग का 40% तक आपको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग पर आपको इन्वेस्ट करना है, लेंडिंग करनी है। अगर हम बात करें 1975 की, तो 1975 में रीजनल रूरल बैंक यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना हो गई। सबसे पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रथमा ग्रामीण बैंक था, जिसका स्पॉन्सर बैंक आपका सिंडिकेट बैंक है। तो रीजनल रूरल बैंक बनने के साथ रूरल लेवल पर बहुत तेजी के साथ बैंकिंग सिस्टम को डेवलप किया गया। इसके आगे और बढ़ते हैं हम 1990s की अगर बात करते हैं तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का इंफॉर्मेशन हुआ। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या, हम आगे इस पर डिस्कशन करेंगे कि क्या होते हैं। बस एक चीज का ध्यान रखना सेल्फ हेल्प ग्रुप से, ये सेम सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स होते हैं, यानी कि जो सेम सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप यानी जिनका समाज में एक स्तर है, यानी कि अगर किसान है तो सभी किसान, अगर मजदूर है तो सभी मजदूर, ये मिल करके सेल्फ हेल्प ग्रुप डेवलप कर सकते हैं। और इसी के साथ इनके सिस्टम को बढ़ाने के लिए, लेंडिंग को और मजबूत करने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम आया। बैंक लिंकेज प्रोग्राम एंड पोस्ट ऑफिस लिंकेज प्रोग्राम, दोनों तरह के सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ अटैच प्रोग्राम आए हैं। इनके डिफरेंट मॉडल हैं, 3 तरह के मॉडल हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम में, जिनका हम आगे डिस्कशन आपके साथ करेंगे। और अगर हम बात करते हैं 1998 की, किसान क्रेडिट कार्ड इंट्रोड्यूस कर दिया गया। आप जानते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड में, ठीक है आज की डेट में किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू एनपीए बहुत ज्यादा है, लेकिन किसान क्रेडिट कार्ड एक ऐसा क्रेडिट कार्ड है जिसने मार्केट में रूरल लेवल पर किसानों के घर घर तक एक ऐसी स्कीम पहुंचा दी कि वो लेंडिंग करने में आसान रहे, उनको आराम से लोन मिलने लगा बैंकों के थ्रू। 2005 की बात अगर करते हैं तो आरबीआई एडवाइज बैंक्स टू ओपन नो फ्रिल अकाउंट, बहुत बड़ा माइलस्टोन कहते हैं इसको। आरबीआई ने जीरो बैलेंस पर गांव में अकाउंट खोलने शुरू कर दिए। ये एक माइलस्टोन है भारत के बैंकिंग सिस्टम में, जब नो फ्रिल अकाउंट आया मार्केट में। इसका आगे नाम बदलकर बीएसबीडीए कर दिया गया, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट कर दिया। अलग अलग रीजन है, डिस्कशन करेंगे हम उसके ऊपर। 2006 की बात करते हैं अगर, तो आरबीआई अलाउड बीसीबीएफ यानी कि बैंकिंग करस्पॉन्डेंट एंड बैंकिंग फैसिलिटेटर टू एक्ट एज एजेंट ऑफ बैंक्स। बैंकिंग करस्पॉन्डेंट और बैंकिंग फैसिलिटेटर को बैंकों ने अपॉइंट करना शुरू किया। ये कमीशन बेस पर होते थे। गांव का कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति
बैंकिंग करस्पॉन्डेंट बन सकता है और वो बैंक के एजेंट के रूप में काम कर सकता है। ये कंडीशन तब आई जब बात की गई कि अनबैंक्ड रूरल एरिया जो है, यानी कि वो रूरल एरिया जहां कोई भी बैंक नहीं है, वहां पर ये बैंकिंग फैसिलिटेटर और बैंकिंग करस्पॉन्डेंट घर घर जाके लोगों के अकाउंट खोलेंगे और नियरेस्ट जो ब्रांच होगी वहां पर पैसा जमा करके उनकी रिसिप्ट वगैरह ये सारी चीजों को लेकर के आएंगे। हम आगे डिस्कस करेंगे बैंकिंग करस्पॉन्डेंट के बारे में कैसे वर्क करता है। इसके बात करते हैं सितंबर 2010 की। आरबीआई अलाउ फॉर प्रॉफिट कंपनीज एक्सक्लूडिंग एनबीएफसी टू एक्ट एज ए बिजनेस करस्पॉन्डेंट। आरबीआई ने अलाउ किया प्रॉफिट कंपनीज को, एनबीएफसी को छोड़ करके, कि वो बैंक के बिजनेस करस्पॉन्डेंस के रूप में काम कर सकते हैं। उस पर डिस्कशन होना शुरू हो गया। 2011 की अगर हम बात करते हैं तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लॉन्च इंटरबैंक मोबाइल पेमेंट सिस्टम आईएमपीएस लॉन्च कर दिया, जिसके थ्रू आप घर बैठे हुए मनी को ट्रांसफर कर सकते हैं, भेज सकते हैं। ये एनपीसीआई ने किया। और आपको हम बता दें, भारत में जो रुपे कार्ड चल रहा है, जो जनधन योजना में बहुत पॉपुलर किया गया, वो भी एनपीसीआई ने ही इंट्रोड्यूस कराया है रुपे कार्ड को। 28 अगस्त 2014 प्रधानमंत्री जनधन योजना लॉन्च प्रधानमंत्री जनधन योजना को लॉन्च कर दिया गया। 1 जनवरी 2016 की अगर हम बात करें, बहुत बड़ा माइलस्टोन जो आरआरबीज के लिए हुआ है वो ये है कि 1 जनवरी 2016 को प्रायोरिटी सेक्टर का जो लेंडिंग का टारगेट रीजनल रूरल बैंक के लिए था, वो अभी तक 60% था, उसको बढ़ा के 75% कर दिया गया। यानी कि जितने भी बैंक आरआरबीज है, रीजनल रूरल बैंक है, उनको अपनी टोटल लेंडिंग का 75% इन्वेस्ट करना, 75% लेंडिंग करनी है आपकी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग पर। इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। बात कर रहे हैं हम लोग फाइनेंशियल इंक्लूजन की, और हमने शुरुआत में नाम लिया था रंगराजन कमेटी। रंगराजन का अगर आपसे पूछा जाए फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड कौन सी कमेटी है, दैट इज रंगराजन कमेटी, सी रंगराजन कमेटी। तो रंगराजन कमेटी की जो रिपोर्ट थी, उन्होंने कहा था फाइनेंशियल इंक्लूजन इज द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग एक्सेस टू एप्रोप्रिएशन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज नीडेड बाय vulnerable groups such as weaker section and low income groups at an affordable cost in a fair and transport manner by mainstream institutional players। यानी कि इसका मतलब समझाना चाहेंगे आपको कि फाइनेंशियल इंक्लूजन भारत में इसलिए लाया गया कि जो वेल्नरेबल ग्रुप्स है, यानी कि जो कमजोर तबका है भारत का, उसको फायदा पहुंचाने के लिए लाया गया, जिसमें कि वीकर सेक्शन और लो इनकम ग्रुप के लोगों को रखा गया कि इन तक बैंकिंग फैसिलिटी अफोर्डेबल कॉस्ट में, सस्ते से सस्ते तरीके से, फेयर मैनर में कैसे पहुंचाई जाए, जिसके लिए जो नेशनल प्लेयर्स हैं, यानी कि बैंक्स वगैरह, एनबीएफसी जो हाई लेवल के हैं, वो इनको पहुंचाने के लिए वो जिम्मेदार है। ये सी रंगराजन कमेटी ने कहा कि घर घर तक हमें बैंकिंग सिस्टम को पहुंचाना है, कमजोर तबके तक बैंकिंग सेक्टर को पहुंचाना है। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक बेसिक एम रखा गया। और आपको यहाँ पर हम एक बात और बता दें, जैसा कि हमने शुरुआत में बताया था कि भारत की 67% पॉपुलेशन फाइनेंशियल इंक्लूजन से नहीं जुड़ी हुई थी, उसके पास बैंक का अकाउंट नहीं था। और वर्ल्ड लेवल पे अगर बात करें कि 2004 में मिस्टर कोफी अन्नान ने जो रिपोर्ट कंपाइल की थी, उस रिपोर्ट में मिस्टर कोफी अन्नान जी ने दिया कि पूरे वर्ल्ड लेवल पर 84% पॉपुलेशन वर्ल्ड की ऐसी है जो बैंकिंग सिस्टम से नहीं जुड़ी हुई है। तो हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि भारत में 67% पॉपुलेशन ऐसी थी जो बैंकिंग सिस्टम से नहीं जुड़ी थी। भारत के सामने एक बहुत बड़ा एम था कि इस पूरे ग्रुप्स को हम कैसे जोड़ेंगे, और आप जान रहे हैं कि आज की डेट में कितनी तेजी के साथ ये काम हो रहा है। हम देखते हैं कि आखिर हुआ क्या, आखिर इतना तेज कैसे इसको बढ़ाया गया। 67% जो हमारी पॉपुलेशन थी, उसकी अगर हम बात करें कि 67% जो हमारी पॉपुलेशन है, इसके पास बैंक अकाउंट नहीं है, उसके पास बैंक अकाउंट नहीं है 67% पॉपुलेशन के पास। तो एचआर खान कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी, सी रंगराजन कमेटी फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए स्टार्ट हुई। और इस कमेटी ने जब बहुत मेहनत की, कई योजनाएं गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट किया, स्वावलंबन योजना, कई योजनाएं बना करके, स्वाभिमान योजना, उसके थ्रू गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट किया। उसके बाद जब 3 साल बीत गए, यानी कि 2009 आता है, 2006 में कमेटी बन करके, उसके बाद 2009 में जब आपका एक सर्वे होता है, गवर्नमेंट कहती है कि एक बार सर चेक करिए कि अभी तक फाइनेंशियल इंक्लूजन भारत में हम कितना % कर चुके हैं। तो रिजल्ट बहुत ही चौंकाने वाले थे। 67% पॉपुलेशन हमारी बैंक से नहीं जुड़ी हुई थी, इसमें से मात्र 2% और ऐड हो गई, यानी कि 2009 तक भी 65% पॉपुलेशन भारत की ऐसी थी जो बैंकिंग सिस्टम से नहीं जुड़ी हुई थी। तो सबसे बड़ा एम था अब गवर्नमेंट के सामने कि इतनी धीमे विकास अगर होगा,
तो कैसे बैंकिंग सिस्टम को हम आगे बढ़ा पाएंगे, कैसे बैंकिंग सिस्टम को हम घर घर पहुंचा पाएंगे, इसके लिए फिर स्पीड पकड़ने की जरूरत थी। तो गवर्नमेंट ने स्वाभिमान योजना शुरू की, उसके तहत 5 करोड़ अकाउंट खोलने का लक्ष्य रखा गया। डीएसबीडी नो फ्रिल जो था उसको और बढ़ाने की कोशिश की गई। तो उसको हम देखते हैं कि किस तरीके से आखिर इसका जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुआ, उस पर एक नजर हम डालेंगे यहाँ पर। देखिए, व्हाई फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया इज इंपॉर्टेंट। भारत के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी वित्तीय समावेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? तो पहली चीज एक समझ लें कि फाइनेंशियल इंक्लूजन की जो सबसे बड़ी जरूरत है, आप जानते हैं कि इंडिया का जो मैक्सिमम क्लास है वो मिडिल क्लास है। भारत का जो सबसे बड़ा क्लास है दैट इज मिडिल क्लास। और मिडिल क्लास की अगर हम बात करते हैं तो मिडिल क्लास बेस करता है अपनी सेविंग पर। जो भी मिडिल क्लास है वो अपनी सेविंग को बहुत स्ट्रांग रखना चाहता है, वो इन्वेस्टमेंट पे कम, सेविंग पे ज्यादा ध्यान देता है। अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का सबसे बड़ा एम है बूस्ट सेविंग्स को बढ़ाना। इसके साथ साथ गवर्नमेंट रिड्यूस लैक इन सब्सिडी एंड वेलफेयर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि अभी सब्सिडी और वेलफेयर डिस्ट्रीब्यूशन जो होता था गवर्नमेंट की तरफ से, उसका पैसा अकाउंट में ना जाके डायरेक्ट उनको चेक या किसी थ्रू दिया जाता था, जिसमें बहुत से लोग बीच में आकर के मुनाफा कमाने की कोशिश करते थे। तो गवर्नमेंट ने कहा अब आप अपने अकाउंट खुलवाइए और डायरेक्ट अपनी सब्सिडी अकाउंट में लीजिए, जैसे कि आप गैस सब्सिडी नरेगा मनरेगा जो की है उसके रूप में आप देख रहे होंगे। और दूसरा जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का इंडिया में सबसे बड़ा एम था दैट इज क्रेडिट अवेलेबिलिटी, यानी कि गांव-गांव रूरल एरिया तक भी हमें एक क्रेडिट अवेलेबिलिटी यानी धन जो है वो लोगों को सही समय पर उपलब्ध हो पाए, ऐसी एक उपलब्धता बनाना भारत के फाइनेंशियल इंक्लूजन का मेन इंपॉर्टेंट रोल था। तो सबसे पहला काम फाइनेंशियल को बूस्ट सेविंग को बढ़ाना है, रिड्यूस लैक इन सब्सिडी एंड वेलफेयर डिस्ट्रीब्यूशन, वेलफेयर डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है सब्सिडी दी जाती है वो हमें अकाउंट्स में पहुंचाना उनके पास तक, और क्रेडिट अवेलेबिलिटी यानी कि लोन की फैसिलिटी को बढ़ाना है। क्योंकि आप याद रखिए कि बैंकिंग का जो प्राइमरी एम है वो प्रोवाइडिंग लेंडिंग रेट्स है। आप एक सिस्टम समझ सकते हैं कि आज की डेट में अगर हमें लोन ना मिले, एक मिडिल क्लास की मैं बात कर रहा हूं, अगर लोन ना मिले तो पूरे जीवन में अपना घर नहीं बनवा सकता है। 50 लाख 1 करोड़ ये एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए बहुत बड़ा अमाउंट है, वो अपना घर भी नहीं बनवा सकता है, एक कार भी नहीं खरीद सकता है। इसके लिए लोन, हाँ, जो ये ग्रुप है वो महीने की किस्त कटवा करके यानी ईएमआई पे करके अपने सोशल सिस्टम, अपनी लाइफ को डेवलप कर सकता है। लेकिन अगर आप चाहें कि एकदम से वो इतना बड़ा खरीद ले घर, इतना पैसा लगा दे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। फाइनेंशियल इंक्लूजन वो सिस्टम है जो इन सब चीजों में मदद कर रहा है, भारत की डेवलपमेंट में और ग्रोथ में बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है। आइए देखिए आगे क्या सिस्टम इसमें बनता है। स्टेप टेकन बाय आरबीआई टू सपोर्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन। आपको हमने बताया भारत के किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए वहां के दो सिस्टम उत्तरदायी होते हैं, एक हम बात करते हैं गवर्नमेंट की और दूसरा वहां के सेंट्रल बैंक की। तो ये दोनों लोग मिलकर के इस स्कीम को प्रमोट करेंगे। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे कि कौन से स्टेप ऐसे हैं जो इंडिया के सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई ने लिए और कौन से स्टेप ऐसे हैं जो भारत की गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिए। आइए देखते हैं एक नजर। Step taken by RBI to support financial inclusion. First of all, introduce initiation of no frill accounts. No frill accounts खोलेंगे, क्या है ये आगे बताएंगे हम आपको। बैंकिंग सर्विसेज रीचेज होम थ्रू बिजनेस करेस्पॉन्डेंट, जो बिजनेस या बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट है उनके थ्रू ये बढ़ाई गई। एंड बहुत बड़ी चीज एक और आ रही है ईबीटी, इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफर, सब्सिडीज और वेलफेयर का ट्रांसफर बैंक अकाउंट में आपके कैसे हो, इस पर डिस्कशन होगा। दूसरी चीज एक और इन सबसे अलग कि सीटीएस भी लॉन्च किया। सीटीएस भी कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सिस्टम का एक बहुत बढ़िया उदाहरण है। चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम वो भी अटैच किया गया। आरबीआई ने बहुत तरीके से इसको, भारतीय महिला बैंक की स्थापना की गई जिससे महिलाओं को कम ब्याज दरों पर लोन मिलना शुरू हुआ और भी कई फैसिलिटीज प्रोवाइड की। नो फ्रिल अकाउंट, व्हाट इज नो फ्रिल अकाउंट? आरबीआई हैड इंट्रोड्यूस्ड नो फ्रिल अकाउंट इन 2005। 2005 में आरबीआई ने नो फ्रिल अकाउंट को इंट्रोड्यूस किया। प्रोवाइडेड बेसिक बैंकिंग फैसिलिटीज टू पुअर एंड प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी कि बेसिक जो बैंकिंग फैसिलिटीज है वो गरीब लोगों को प्रोवाइड करना और फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाना। और अगर हम बात करें द अकाउंट कैन बी मेंशन्ड विदाउट और वेरी लो मिनिमम बैलेंस, यानी कि बहुत ही मिनिमम बैलेंस पर या जीरो बैलेंस पर ये अकाउंट ओपन किए जा रहे थे। दिस अकाउंट इज beneficial for low income individual who have to deposit 2-3 times in a month and withdrawal case occasionally, यानी उनके लिए बहुत प्रॉफिटेबल था जो 2 से 3 बार पैसे जमा करते हैं बैंक में महीने में और बहुत ही मुश्किल से पैसा निकालते हैं। सेविंग उनका मेन उद्देश्य होता है। The nature and number of transaction in such account would be limited, इसमें जो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन थे विड्रॉल के थे वो बहुत लिमिटेड थे। There is a limit in number of ट्रांजेक्शन की भी लिमिट थी। Some banks charge other charge like check। हाँ, एक चीज और ध्यान देने की, नो फ्रिल अकाउंट में भी आपको चेकबुक और एटीएम कार्ड ये मिलने की फैसिलिटी कई बैंकों ने अवेलेबल कराई थी। अब देखिए
इसी का एक बदला हुआ रूप, एक नया वर्जन सामने आया। नो फ्रिल अकाउंट जब चला तो नो फ्रिल का लोगों ने गलत तरीके से इस्तेमाल किया, उसको अलग अलग तरीके से लोगों ने बताना शुरू किया कि देखिए ये नो फ्रिल वाले हैं, ये बेसिक वाले हैं। तो गवर्नमेंट ने आरबीआई से डिस्कशन किया और आरबीआई ने इसका जो नाम था वो अगस्त 2012 में इसका नाम चेंज कर दिया और इसका नाम बीएसबीडीए कर दिया। अगर नो फ्रिल अकाउंट का नाम चेंज करके बीएसबीडीए यानी कि बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट इसका नाम कर दिया गया। और हम बात करते हैं अगस्त 2012 आरबीआई आस्क्ड बैंक्स टू रीनेम द नो फ्रिल अकाउंट एज बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। इट मींस द बीएसबीडीए बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट इसका नाम बदल दिया गया। इसका हम एक सिस्टम आपको बता दें कि इसमें कई क्वेश्चंस आपके मन में आ सकते हैं। देखिए इसमें पहले हम एक नेचुरल फिनोमेना में इसको हम देख लेते हैं। द बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट शुड बी कंसीडर्ड एज अ नॉर्मल बैंकिंग सर्विसेज अवेलेबल टू ऑल। ये एक ऐसा अकाउंट बनाया गया कि एक नॉर्मल बैंकिंग सर्विसेज सबको प्रोवाइड कराई जा सके। इसके बाद हम बात करते हैं दिस अकाउंट शैल नॉट हैव रिक्वायरमेंट ऑफ एनी मिनिमम बैलेंस। इसमें मिनिमम बैलेंस की कोई जरूरत नहीं, यानी कि जीरो बैलेंस पर ही ओपन किया जा सकता है। There will be no limit on the number of deposit that can be made in month, यानी कि नंबर ऑफ डिपॉजिट मंथ में आप जितने चाहे उतने ज्यादा कर सकते हैं। अकाउंट होल्डर विल बी अलाउड अ मैक्सिमम ऑफ 4 withdrawals in a month इंक्लूडिंग एटीएम विड्रॉल, यानी कि एक महीने में 4 से ज्यादा विड्रॉल नहीं कर सकते हैं इंक्लूडिंग एटीएम विड्रॉल। यानी कि एटीएम और आप बैंक में जाकर किसी भी टाइप का विड्रॉल करते हैं तो वो आपके 4 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। फैसिलिटी ऑफ एटीएम कार्ड्स और एटीएम कम डेबिट कार्ड इज अवेलेबल, यानी कि अगर आप ये अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको इन सारे कार्ड्स की अवेलेबिलिटी आपको मिलेगी इसमें। टोटल क्रेडिट्स इन सच अकाउंट शुड नॉट एक्सीड 1 लाख रुपीज इन अ ईयर, यानी कि एक साल में जो इसमें आप पैसा जमा कर रहे हो वो 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम बैलेंस इन द अकाउंट शुड नॉट एक्सीड 50,000 रुपीज एट एनी टाइम, यानी कि एक समय में आपके अकाउंट के अंदर 50,000 से ज्यादा बैलेंस कभी भी नहीं होना चाहिए। The total of debits by way of cash withdrawals and transfer will not exceed 10,000 rupees in a month। बहुत ही क्लियर है कि एक बार में 10,000 से ज्यादा अमाउंट आप नहीं निकाल सकते, यानी कि अगर 4 बार आपको विड्रॉल करना महीने में तो एक बार में मैक्सिमम आप 10,000 ही विड्रॉल कर सकते हैं। Foreign remittance cannot be credited to small accounts without completing norms KYC formalities, यानी कि आप यहाँ पे बिल्कुल क्लियर समझ लें कि अगर आप KYC की फॉर्मेलिटीज यानी कि नो योर कस्टमर की फॉर्मेलिटीज अगर आप नहीं पूरी करते हैं तो फॉरेन रेमिटेंस आपके अकाउंट में नहीं हो सकता है। अगर हम बात करें बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट की, बीएसबीडीए की, तो इसमें 2 टाइप के अकाउंट होते हैं। एक आपका स्मॉल अकाउंट होता है, एक नॉर्मल अकाउंट होता है। तो स्मॉल अकाउंट में आपको केवाईसी फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आपके गांव का प्रधान एक लेटर लिख देगा कि ये इतने सालों से हमारे गांव में रह रहे हैं, उसके बेस पर आपका अकाउंट ओपन कर दिया जाएगा। इसमें फॉरेन, ये स्मॉल अकाउंट होगा, इसमें रेमिटेंस नहीं हो सकता फॉरेन से, लेकिन अगर आप अपनी केवाईसी फॉर्मेलिटीज पूरी कर देते हैं तो आपके अकाउंट में फॉरेन से पैसा आ सकता है। Small account are valid for a period of 12 months initially, which may be extended by another 12 months if the person provides proof of having applied for an officially valid documents। यानी कि बिल्कुल क्लियर है कि 1 साल के लिए वैलिड किया जाता है और अगर ये 1 साल बाद जाकर के वो अपने वैलिड प्रूफ दे देता है कि इज लाइव, वो जिंदा है, तो वो अकाउंट आगे बढ़ा दिया जाता है। 1 साल बाद इसका रिन्यूअल स्मॉल अकाउंट के केस में करवाना पड़ता था। Small account can only be opened at CBS link branches of banks or at such branches where it is possible to manually monitor the fulfillments of the condition। यानी कि ऐसे ये जो स्मॉल अकाउंट है ये ऐसी जगह पे ओपन किए जा सकते हैं जो कि सीबीएस हो या ऐसे मैनुअल सिस्टम मौजूद हो जिनके थ्रू इस पर प्रॉपर मॉनिटरिंग की जा सकती है। ऐसे अकाउंट्स को हम बीडीए अकाउंट पर हम देख सकते हैं। और किसान क्रेडिट कार्ड से पहले एक बार हम शॉर्ट में एक बार फिर समझ लेते हैं। अगर हम बीएसबीडीए की बात करें, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट की बात करें, तो एक चीज समझ लें हम कि जो इसमें टोटल डिपॉजिट है पर मंथ वो अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड टोटल डिपॉजिट। अगर हम टोटल विड्रॉल की बात करें तो वो 4 है इन अ मंथ, एक महीने में सिर्फ 4 विड्रॉल कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि वन टाइम विड्रॉल की, वन टाइम विड्रॉल 10,000 से ज्यादा नहीं हो सकता है। और अगर इसके बाद हम बात करते हैं कि 1 ईयर में टोटल कितनी बार कितना अमाउंट मैक्सिमम हम इसमें जमा कर सकते हैं, दैट इज 1 लाख रुपीज। और अगर इसके बाद हम बात कर सकते हैं कि एक टाइम में कितना अमाउंट आपके अकाउंट में हो सकता है, नॉट एक्सीड दैट इज 50,000 रुपीज, 5,000 रुपए से ज्यादा अमाउंट नहीं, 50,000 रुपए से ज्यादा
माफी चाहेंगे 50,000 रुपीज, यानी कि एक बार में आपके अकाउंट में 50,000 से ज्यादा का बैलेंस शो नहीं होना चाहिए। आइए बात करते हैं हम लोग किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। ये बहुत बड़ा माइलस्टोन था इंडियन बैंकिंग हिस्ट्री में, बैंकिंग इंडस्ट्री में, कि किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया कि गांव के जो लोग हैं उनको भी छोटी से छोटी समस्याओं को निपटने के लिए कुछ फंड अवेलेबल हो जाए, कुछ लोन अवेलेबल हो जाए। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो गांव में सबसे ज्यादा साहूकार और महाजनों का बोलबाला रहता है, उन्हीं से लोग लोन लेते हैं, अपनी जमीन रख देते हैं, फिर बाद में वो जमीन साहूकार महाजन वापस नहीं करते थे, जिसके वजह से सुसाइड होती थी, किसानों की सुसाइड होती थी। वो चीज खत्म करने के लिए एक किसान क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया गया, जिससे गांव तक की फैसिलिटी पहुंचे, लोन बैंक से ले, वो साहूकार महाजन से ना लेकर के बैंक से लोन ले, जिससे प्रोसेस सही रहे। तो किसान क्रेडिट कार्ड्स की अगर हम बात करते हैं तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया है अगस्त 1998 में। अगस्त 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड को इंट्रोड्यूस किया गया। बैंक इंक्लूडेड कॉमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, आरआरबी, यानी कि इसमें कोऑपरेटिव बैंक, कॉमर्शियल बैंक और आरआरबी तीनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड बना सकते हैं। इसको द टर्म लोन एंड कंजम्पशन नीड, देखिए बहुत क्लियर करने की जरूरत है, ये कंजम्पशन नीड की यहाँ पर बात कर रहा है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि अगर किसी भी गांव के परिवार के पास किसान क्रेडिट कार्ड है और उसके घर में कोई मुंडन संस्कार है या शादी है, तो क्या इस कार्ड का यूज किया जा सकता है? तो जवाब है बिल्कुल किया जा सकता है। इस कार्ड के थ्रू आप अपनी कंजम्पशन नीड को भी फुलफिल कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी फॉर फार्मर, स्मॉल फार्मर, मार्जिनल फार्मर, शेयर क्रॉप्स, ओरल लीज और टेनेंट फार्मर्स, यानी कि जितने तरह के भी फार्मर्स होते हैं, यहाँ की टेनेंट, यहाँ तक कि टेनेंट फार्मर्स जो है वो भी इस कार्ड को अवेल कर सकते हैं और इसके थ्रू बेनिफिट उठा सकते हैं। क्रेडिट लिमिट फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्रेडिट वर्दीनेस, यानी कि उनकी क्रेडिट वर्दीनेस कितनी है उसके बेस पर दिया जाता है, उनकी होल्डिंग्स देखी जाती है, उस होल्डिंग के बेस पर उनकी क्रेडिट लिमिट्स बनाई जाती हैं। वैलिडिटी पीरियड इसका जो है 5 ईयर थ्रो एनुअल रिव्यू, यानी कि इसका जो वैलिडिटी टाइम दिया गया है वो 5 साल का दिया गया है और एनुअल रिन्यूअल होगा। ये बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि हर साल आपको इसको रिन्यू कराना पड़ेगा। रेगुलेटिंग अथॉरिटी, नाबार्ड एंड कोऑपरेटिव बैंक्स एंड आरआरबीज, आरबीआई फॉर कॉमर्शियल बैंक, ठीक है। नाबार्ड करेगा कंट्रोल, कोऑपरेटिव बैंक्स और आरआरबीज की अगर बात करें तो उनका रेगुलेटिंग अथॉरिटी किसान क्रेडिट कार्ड के स्वरूप में नाबार्ड करेगा, और अगर कॉमर्शियल बैंक की बात करें वो किसान क्रेडिट कार्ड बनाते हैं अगर, तो उसके ऊपर मॉनिटरिंग आरबीआई करेगा। कमेटी की अगर बात करें तो आरबी गुप्ता कमेटी बनी है 21 अप्रैल 1998 को किसान क्रेडिट कार्ड के लिए। किसान क्रेडिट कार्ड मॉडल स्ट्रक्चर्ड बाय आरबीआई, ये आरबी गुप्ता कमेटी बनी थी। और टीएम हसीन कमेटी 2012 में बनी है किसान क्रेडिट कार्ड के रिव्यू से रिलेटेड। तो ये बहुत बड़ा माइलस्टोन था इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री में, किसान क्रेडिट कार्ड। इसके बाद हम बात करते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फाइनेंशियल इंक्लूजन को भारत में बढ़ाने के लिए किस किस टाइप की स्कीम और किन किन चीजों को लॉन्च किया है उसके बारे में एक नजर हम देखेंगे। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन की स्कीम्स की अगर हम बात करें भारत में, तो प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुरक्षा समृद्धि योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, नंबर ऑफ प्लानिंग से बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो भारत सरकार ने बना रखी हैं, जिनके बेस पर भारत में फाइनेंशियल इंक्लूजन को डेवलप किया जा सकता है। जिसमें आप सबको पता होगा कि जो ये जनधन योजना है बहुत बड़ा माइलस्टोन है। फाइनेंशियल इंक्लूजन इतनी तेजी से हुआ, इतनी तेजी से करोड़ों अकाउंट भारत में खोले गए हैं जो अभी तक भारत में कभी नहीं हुआ था। एक ऐसा प्रेजेंटेशन भारत के प्रधानमंत्री ने यहाँ पर प्रेजेंट किया और फाइनेंशियल इंक्लूजन को बहुत तेजी से बढ़ाने का एक काम किया गया। आइए देखते हैं इसके अलावा बहुत स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा योजना, ये जितनी योजनाएं हैं भारत में फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं बात की जा रही है। एक चीज हम ध्यान रखेंगे कि एक नाम जो मैंने दिया है मुद्रा योजना का, और स्टार्टअप और स्टैंड अप की अगर हम बात करें तो स्टार्टअप और स्टैंड अप इंडिया में जो लोनिंग की जाएगी वो 10 लाख से एबव की जाएगी। तो ये क्वेश्चन स्वाभाविक है मन में आने का कि 10 लाख से कम पर क्यों नहीं करते स्टार्टअप और स्टैंड अप में? तो 10 लाख से कम पे इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि मुद्रा योजना जो है वो मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक है। तो प्राइमरी फेज पर अगर आपको लोन लेना है तो आप मुद्रा योजना से ले सकते हैं, और अगर एडिशनल उससे ज्यादा आपको चाहिए तो स्टार्टअप और स्टैंड अप इंडिया के थ्रू आप वहां से लोनिंग करवा सकते हैं। सबसे पहले हम प्रधानमंत्री जनधन योजना की बात करते हैं, और यानी कि पीएमजेडीवाई, और इसकी लॉन्चिंग डेट है 28 अगस्त 2014, यानी कि 28 अगस्त 2014 हुई है। अगर हम बात करते हैं इसकी क्या क्या फैसिलिटीज है, कैसे कैसे वर्क करता है। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, जितना भी आप डिपॉजिट करेंगे उस पर इंटरेस्ट आपको मिलेगा। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर ऑफ ₹1 लाख बाय द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। एक चीज का यहाँ बहुत ध्यान रखेंगे कि न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी जो है वो यहाँ पर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कर रही है।
1 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, जो भी इस टाइप के अकाउंट खुलवाएगा उसको 1 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस दिया जाएगा। और न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी ये कर रही है। नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड, कोई भी मिनिमम बैलेंस की यहाँ जरूरत नहीं है। BSBDA का एक सुधरा हुआ रूप है, कोई भी यहाँ मिनिमम बैलेंस का रिक्वायरमेंट नहीं है। दिस स्कीम प्रोवाइडेड लाइफ कवर ऑफ 30,000 पेएबल ऑन द डेथ ऑफ द बेनिफिशियरी सब्जेक्ट टू फुलफिल ऑफ द एलिजिबिलिटी कंडीशन। अगर वो एलिजिबिलिटी कंडीशन को पूरा कर रहा है तो 30,000 रुपीज की उसको डेथ लाइफ कवर भी मिलेगा। इजी ट्रांसफर ऑफ मनी अक्रॉस इंडिया, पूरे भारत में बहुत आसानी से आप इस पैसे को अक्रॉस कर सकते हैं, भेज सकते हैं। बेनिफिशियरी ऑफ गवर्नमेंट स्कीम विल गेट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इन दिस अकाउंट, यानी कि भारत सरकार मनरेगा के तहत जो पैसा दे रही है या किसी भी स्कीम के तहत जो पैसा दे रही है वो डायरेक्ट उसके इस प्रधानमंत्री जन धन योजना वाले अकाउंट में आ जाएगा। जो गवर्नमेंट सब्सिडीज, जैसे कि आप देख भी रहे होंगे कि सब्सिडीज जितनी भी प्रोवाइड की जा रही हैं अब वो आपके अकाउंट में आ रही है। अगर हम सिंपली बात करें कि रसोई गैस की, किचन में जो गैस का आप यूज करते हैं उस पर सब्सिडी जो मिल रही है वो आप सीधे आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो रही है, डायरेक्ट बेनिफिट आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है। बेनिफिशियरी ऑफ गवर्नमेंट स्कीम विल गेट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जैसा कि हमने बताया वो ट्रांसफर हो सकता है आफ्टर satisfactory operation of the account for 6 months and overdraft facility will be permitted। अगर आप 6 महीने तक एक सही तरीके से अपने अकाउंट को चलाते हैं, प्रॉपर मैनर में अपने अकाउंट को ऑपरेट करते हैं, तो 6 महीने के बाद आपको एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा, एक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी आपको मिलना शुरू हो जाएगी। एक्सेस टू पेंशन इंश्योरेंस प्रोडक्ट, इस अकाउंट के थ्रू आप पेंशन और इंश्योरेंस प्रोडक्ट को भी आगे बढ़ा सकते हैं, अपने अकाउंट से जोड़ सकते हैं। Claim under personal accidental insurance under PMJDY shall be payable if the RuPay card holder have performed minimum one successful transaction within 90 days। ये जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस आपको फैसिलिटी दी जा रही है, जो शुरू में बताया गया 1 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस यहाँ दिया जा रहा है, ये फैसिलिटी आपको तभी मिलेगी जब 90 दिन में करीब कम से कम एक बार आप अकाउंट का यूज जरूर करेंगे। अगर 90 डेज यानी 3 मंथ्स आपने अपने अकाउंट को यूज नहीं किया तो ये फैसिलिटीज आपको नहीं मिलेगी, इसलिए 90 दिन में एक बार इस अकाउंट को यूज करना जरूरी है अगर आप एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरअप पाना चाहते हैं। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अप टू 5,000 इज अवेलेबल ओनली वन अकाउंट पर हाउस होल्ड, प्रेफरेबली लेडी ऑफ द हाउस होल्ड, यानी कि जो 5,000 रुपए के ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दी जा रही है उसमें जो घर की महिला है उसको प्रेफर किया जाएगा, उसको सबसे पहले ये ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दी जाएगी। और यहाँ पर एक चीज और बता दें, जो क्लेम किया जा रहा है अंडर पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का, उसके पास रुपे कार्ड होना जरूरी है। रुपे कार्ड के बारे में आपको बता दें कि अगर हम कार्ड्स की बात करें, एटीएम या डेबिट या क्रेडिट कार्ड की हम बात करते हैं जिससे आप एटीएम के थ्रू पैसा निकालते हैं या ट्रांजैक्शन करते हैं, तो यहाँ हम एक चीज बता दें, जो इंडिया में प्रचलित कार्ड अभी तक है वो है मास्टर, मैस्ट्रो और वीजा। एक्चुअली ये कार्ड्स की कंपनी है, ये तीनों कार्ड जो है वो अमेरिका की कंपनी बनाती है। तो भारत में हम जितने भी ट्रांजैक्शन करते हैं उसका एक सर्टेन अमाउंट इन कंपनीज को अमेरिका में हमें पे करना पड़ता है, लेकिन रुपे कार्ड एनपीसीआई ने बनाया है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बनाया है, इससे हम चाहे महीने में कितने भी ट्रांजैक्शन कर ले हमें कोई पैसा फॉरेन को पे नहीं करना होगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि मैक्सिमम बैंकों ने लिमिट लगा रखी है कि 2 से ज्यादा जैसे ही अदर एटीएम से आप ट्रांजैक्शन करते हैं वो आपके अकाउंट से 20 रुपए या उसके हिसाब से कुछ पैसा काटना शुरू कर देते हैं। वो इसी वजह से है क्योंकि आपके जितनी बार आप पैसा निकालते हैं एटीएम से उतनी बार पे सर्टेन अमाउंट आपको इंडिया की बैंकिंग सिस्टम को पे करना पड़ता है इन कंपनीज को जो मास्टर, मैस्ट्रो और वीजा कार्ड्स बनाती हैं। तो रुपे कार्ड जिस दिन बहुत ज्यादा एप्लीकेबल हो गया हमको इस तरह की परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। तो रुपे कार्ड अगर आपके पास भी है तो मैक्सिमम रुपे कार्ड आप लोग यूज जरूर करें। इंडिया में आप उसको यूज कर सकते हैं, पैन इंडिया कहीं पर भी। देखते हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना की अगर हम बात करें तो ये जो डेटा है वो हम आपको दे रहे हैं 24/7/2016 का, यानी 24 जुलाई 2007 का ये डाटा हम आपको दिखा रहे हैं। 22.48 करोड़ अकाउंट्स ओपन सो फार, यानी कि 22.48 करोड़ अकाउंट बहुत तेजी के साथ खुल चुके हैं। और अगर हम बात करते हैं इन अकाउंट्स की तो बहुत तेजी के साथ 22.48 करोड़ अकाउंट खुले, बहुत बड़ा अकाउंट। 22 करोड़ 48 करोड़ अकाउंट खुलना इतना आसान नहीं होता। जितनी तेजी से कैंपेन हुआ, आधार कार्ड बनाया गया, आधार कार्ड से लिंक किया गया जनधन योजना को, इतनी सारी फैसिलिटीज दिखाई गई, उसके बाद ये बड़ा एक हम अमाउंट, एक नंबर ऑफ कस्टमर देख रहे हैं जो बैंकिंग के साथ जुड़ा है। ₹40,272.12 करोड़ डिपॉजिट, 40,272.12 करोड़ रुपए अभी तक इसमें डिपॉजिट हो चुके हैं और 1.26 लाख बैंक मित्र बन चुके हैं। बैंक मित्र यानी कि बिजनेस करस्पॉन्डेंट की हम बात कर रहे हैं,
ये गांव का कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति हो सकता है, गांव का प्रधान भी हो सकता है। इसको बैंक अपने साथ अटैच करती है, घर घर जाके अकाउंट खोलता है। अकाउंट खोलने के बाद इसका डिपॉजिट वो बैंक के नियरेस्ट ब्रांच में करता है। जिन बैंकों में बैंक नहीं वहां पर ये काम करते हैं। और इनको सैलरी ना मिल करके इनको बिजनेस का प्रॉफिट मिलता है, उसमें से शेयर करते हैं। ये कमीशन बेस्ड पर होते हैं। इनको एक पीओएस मशीन, पॉइंट ऑफ सेल मशीन होती है, वो पकड़ा दी जाती है, वो पर्ची काट देते हैं। वहां से 20,000 तक का अमाउंट विड्रॉल करके दे सकते हो, पीओएस मशीन में लगा रहता है। अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इनके पास एक लैपटॉप, एक वाईफाई कनेक्शन, डोंगल जिसे कहते हैं, ये होता है, जिसके थ्रू ये गाँव में बैंकिंग सर्विसेज को प्रमोट कर रहे हैं। 9.46 करोड़ सुरक्षा बीमा योजना पॉलिसी हो चुकी है। 9.9 करोड़ से ज्यादा, 9.5 करोड़ के आसपास सुरक्षा बीमा पॉलिसी हो चुके हैं। और 2.98 करोड़ जीवन ज्योति बीमा पॉलिसीज हो चुकी हैं। यानी कि 2.98 करोड़, यानी 3 करोड़ के आसपास जीवन ज्योति बीमा पॉलिसीज हो चुकी हैं। एंड कंटिन्यू, और चलता जा रहा है, ये आगे प्रोसेस बढ़ता चला जा रहा है। बहुत ही बढ़िया योजना जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च की थी, दैट इज मुद्रा योजना। मुद्रा की अगर हम बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड, मुद्रा योजना की बात करें अगर, तो मुद्रा वाज लॉन्च्ड बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ऑन 8 अप्रैल 2015। 8 अप्रैल 2015 को ये योजना लॉन्च की गई है। ये योजना का हम आपको प्रोस्पेक्टिव बता दें, आखिर ये क्यों लॉन्च की गई थी। अगर मुद्रा की बात करें तो जो मुद्रा बैंक हमारा है, मुद्रा बैंक विल हैव एन इनिशियल कॉस्ट ऑफ 200 बिलियन मींस 20,000 करोड़। 20,000 करोड़ की इनिशियल कैपिटल के साथ इसको लॉन्च किया जा रहा है। 20,000 करोड़ की इनिशियल कैपिटल के साथ इसे लॉन्च किया जा रहा है। और एक चीज और इसमें हम देखेंगे कि क्रेडिट गारंटी फंड ऑफ रुपीज 3,000 करोड़, यानी कि 3,000 करोड़ रुपए का एक क्रेडिट गारंटी फंड बन रहा है। देखिए, क्रेडिट गारंटी फंड के बारे में हम आपको बता दें कि जब हम बैंक से लोन लेते हैं, उसकी ईएमआई बनवाते हैं, तो उसके 2 पोर्शन होते हैं, एक प्रिंसिपल अमाउंट होता है और एक इंटरेस्ट होता है। तो क्रेडिट गारंटी स्कीम जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट से जुड़ी हुई है, कि यानी प्रिंसिपल अमाउंट में कुछ एनपीए होता है या कोई प्रॉब्लम होती है, तो 3,000 करोड़ रुपए उसके लिए एडिशनल गवर्नमेंट ने प्रोविजन करके रखा हुआ है। मुद्रा योजना की अगर हम बात करते हैं, गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू प्रोवाइड एन एडिशनल फंड ऑफ रुपीज 1 ट्रिलियन, इट मींस 1 लाख करोड़ टू द मार्केट एंड विल बी एलोकेटेड एज, देखिए 1 लाख करोड़ रुपए का एक एक्सिस फंड बनाया गया है। और मुद्रा योजना को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, शिशु, किशोर और तरुण। इन योजनाओं में डिवाइड किया गया है। शिशु योजना, किशोर योजना और तरुण योजना मुद्रा योजना के अंतर्गत आती हैं। और ये जो 1 लाख करोड़ रुपए इसके लिए एडिशनल फंड अलॉट किया गया है, उसका 40% शिशु योजना को मिलेगा, 35% आपको मिलेगा किशोर योजना को, और 25% तरुण योजना को मिलेगा। यानी कि ये जो 1 ट्रिलियन की हम बात कर रहे हैं, 1 ट्रिलियन डॉलर की बात कर रहे हैं, उसका डिवाइडेशन इस तरीके से होगा, 40% शिशु में, 35% किशोर में और 25% तरुण योजना में इसका निवेश किया जाएगा। अब एक चीज देखना है सबसे इंपॉर्टेंट हमें कि इन सबके लिए एलिजिबल कौन कौन है, कौन कौन बंदे ऐसे हैं जो शिशु तरुण किशोर योजना के तहत, मुद्रा योजना के तहत लोन ले सकते हैं। Those eligible to borrow from मुद्रा बैंक आर, देखिए कौन कौन मुद्रा बैंक से ले सकते हैं लोन। सबसे पहला है स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, यानी कि जो छोटी छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जैसे प्लास्टिक की, किसी ने प्लास्टिक की पन्नियां बनाने की, पॉलिथीन्स बनाने की यूनिट लगा रखी, किसी ने मोमबत्ती बनाने के कारखाने यानी कि कैंडल्स बनाने के कारखाने लगा रखे हैं। ये यूनिट जो होती हैं वो एलिजिबल है मुद्रा बैंक से लोन लेने के लिए। इसके बात करें शॉपकीपर्स, जितनी भी छोटी मोटी दुकानें होती हैं, जो शॉपकीपर्स हैं, किसी भी लेवल के कुछ भी बिजनेस कर रहे हैं, वो शॉपकीपर्स लोन ले सकते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वेंडर्स, यानी कि भारत में एक बहुत बड़े तादाद में ये लोग पाए जाते हैं जो फ्रूट और वेजिटेबल वेंडर्स हैं, यानी जो सड़क के किनारे ठेला लगाते हैं, उस ठेले पर सब्जी बेचते हैं या फ्रूट्स बेचते हैं, वो भी इस योजना के तहत लाभ ले सकते हैं। आप देखिए फाइनेंशियल इंक्लूजन का कितना बड़ा फायदा उस बंदे तक लोन की फैसिलिटी पहुंचा रहे हैं जो कभी सोच भी नहीं सकता था कि हमारे पास तो कोई क्रेडिट नहीं है, हम लोन लेंगे कैसे। उस बंदे तक लोन की फैसिलिटी हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, भारत सरकार प्रोवाइड करा रहा है। और सबसे लास्ट में है आर्टिजन्स। आर्टिजन्स को हिंदी में कहते हैं कारीगर, यानी कि जो कारीगर है, यानी कि बढ़ई है, जो लोहार हैं, ये सब जो लोग हैं, ये लोग भी मुद्रा योजना के तहत लोन ले सकते हैं। लोन कितना कितना ले सकते हैं ये हम एक बार देखते हैं जरा, आखिर कितना क्या लोन ले सकते हैं। तो अंडर द एजेस ऑफ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, शिशु योजना के तहत कवरिंग लोन अप टू 50,000, यानी कि 1 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक की जो लोनिंग है, अप टू 50,000 तक की जो लोनिंग है, वो शिशु योजना के तहत आप लोन ले सकते हैं।
50,000 से लेकर के 5 लाख रुपए तक किशोर योजना के तहत ले सकते हैं, शिशु योजना, फिर किशोर योजना। 50,000 से लेकर 5 लाख तक का लोन ले सकते हैं। और तरुण योजना की अगर बात करें, अगर हम तरुण योजना की बात करते हैं तो मुद्रा योजना के अंतर्गत जो ये तरुण है उसके तहत हम 5 लाख से लेकर के 10 लाख रुपए तक लोन ले सकते हैं। यानी कि मुद्रा योजना के तहत आप मैक्सिमम 10 लाख तक का लोन ले सकते हैं, उससे ज्यादा लोन आप मुद्रा योजना के तहत नहीं ले सकते हैं। तो अगर बात आती है कि मुद्रा योजना से ज्यादा 10 लाख से ज्यादा का लोन लेना है तो उसके लिए गवर्नमेंट ने स्टार्टअप और स्टैंड अप इंडिया शुरू किया, जिसमें की लिमिट ही 10 लाख से स्टार्ट हो रही है, आप उसको देख सकते हैं वहां पर। तो अब देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं 2016 और 17 के बारे में, 2015-16 का आप देख चुके हैं। 16-17 की अगर हम बात करें तो जो टोटल लोन सैंक्शन हुए हैं वो 82,36,615 लोन सैंक्शन हुए हैं इसके तहत। और देखिए कितना बड़ा अमाउंट, अरबों में रुपए में 6 अरब के ऊपर अमाउंट जो है वो सैंक्शन किया गया है, बांटा गया है लोगों को। और इसके बाद जो 3 जबरदस्त योजना है जिसको कि 9 मई 2015 को गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया है, दैट इज प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना। ये 3 बड़ी स्कीम है जो गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी, जो बहुत बड़ा बेनिफिट देने जा रही है उस आदमी को जो समाज से कमजोर वर्ग से आता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में। इसमें लाइफ इंश्योरेंस जो है वो 2 लाख रुपए तक का है और एनम 330 रुपए केवल देना है। यानी एक साल में आपको बैंक के थ्रू जो आपने जनधन योजना में अकाउंट खुलाया, जैसे भी खुलाया है अकाउंट, उसके तहत आपको एक साल में केवल 330 रुपए का प्रीमियम देना है, जिसमें 2 लाख रुपए का आपका लाइफ इंश्योरेंस किया जाएगा। और इसके लिए जो एज दिया गया है, जो एज ग्रुप दी गई है वो 18 से 50 साल के लिए, यानी कि 18 से 50 वर्ष की आयु तक का कोई भी व्यक्ति आपका प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत अपना अकाउंट, अपना इंश्योरेंस करवा सकता है, जो कि 330 रुपए पर एनम कटेगा और उसमें 2 लाख रुपए का आपका इंश्योरेंस होगा। दैट इज। अब आ जाते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में। ये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, इन केस ऑफ एक्सीडेंटल इंश्योरेंस 2 लाख रुपीज, और इसके लिए 1 रुपए पर माह गवर्नमेंट ने बहुत ही जबरदस्त स्कीम लॉन्च की कि 1 रुपए पर मंथ, यानी कि 12 रुपए सालाना के आधार पर ये आप इंश्योरेंस करवा सकते हैं। इसके लिए जो एज ग्रुप है वो भी 18 से लेकर 70 ईयर्स तक है, यानी 18 साल से लेकर के 70 साल तक का व्यक्ति ये इंश्योरेंस करवा सकता है, जिसके लिए उसको 2 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होगा और मात्र 1 रुपए पर मंथ, यानी कि 12 रुपए महीने के हिसाब से, 12 रुपए सालाना के हिसाब से वो प्रीमियम जमा करके ये इंश्योरेंस करा सकता है। और सबसे लास्ट में हम बात करते हैं अटल पेंशन योजना की। एक बहुत बढ़िया स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की कि रिटायरमेंट के बाद आप पेंशन कैसे पा सकेंगे। एक कमजोर तबका जो बहुत बड़ी पेंशन स्कीम्स नहीं बना सकता है, उसके लिए अटल पेंशन योजना एक स्टार्ट की गई। मिनिमम इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम बेनिफिट ड्यूरिंग ओल्ड एज, इसका एक एम रखा गया है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना है और मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। इसमें मैक्सिमम आप 5,000 रुपए तक पर मंथ जमा कर सकते हैं, और ये जो है 18 से 40 आयु वर्ग के लोगों के लिए है, यानी कि 18 साल से 40 साल के बीच के जो लोग होते हैं वो अटल पेंशन योजना के तहत लाभ उठा सकते हैं। 60 साल तक उनका जो है 60 साल तक के लिए उनका पैसा जमा होता है, और उसके बाद गवर्नमेंट उनको जो है वो पर मंथ पेंशन देना शुरू कर देती है। ये एक बहुत बड़ा एक ऐसी स्कीम है जो कमजोर वर्ग को बहुत ज्यादा बेनिफिट दे रही है। आइए हम बात करते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन में और आगे किन किन चीजों का डेवलपमेंट हुआ। देखिए, माइक्रो क्रेडिट एंड माइक्रो फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है कि माइक्रो क्रेडिट एंड माइक्रो फाइनेंस, अगर छोटे छोटे लोन लोगों को नहीं मिलेंगे, छोटे छोटे फाइनेंस लोगों को नहीं मिलेंगे, तो एक कंट्री का डेवलपमेंट कैसे हो पाएगा। इसके लिए मैं एक शॉर्ट में पहले आपको एक चीज बता दूं कि अगर हम बात करते हैं माइक्रो क्रेडिट की, माइक्रो क्रेडिट और माइक्रो फाइनेंस, माइक्रो क्रेडिट एंड माइक्रो फाइनेंस। तो अब पहले एक चीज समझ लीजिए, माइक्रो फाइनेंस ये ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, माइक्रो फाइनेंस एक बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसका एक पार्ट है माइक्रो क्रेडिट। माइक्रो फाइनेंस एक बहुत बड़ा पार्ट है। माइक्रो फाइनेंस के तहत माइक्रो क्रेडिट यानी सूक्ष्म ऋण दिए जाते हैं, और माइक्रो क्रेडिट और माइक्रो फाइनेंस की जब भी बात होती है तो एक चीज हमें ध्यान रखना है, जो नोबेल अवार्ड विनर थे बांग्लादेश के, उन्होंने, जिनको कि माइक्रो क्रेडिट, मोहम्मद यूनिस की हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने माइक्रो क्रेडिट को यहां तक कि उन्होंने ये कहा कि अगर किसी बांग्लादेशी को 5% की जरूरत है तो उसको 5% प्रोवाइड किया जाए। तो मोहम्मद यूनिस का नाम दिए बगैर माइक्रो क्रेडिट और माइक्रो फाइनेंस को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। उन्होंने वर्ल्ड लेवल पर इसका डेवलपमेंट किया और 2006 का नोबेल अवार्ड दिया गया था मोहम्मद यूनिस जी को। रिसेंटली एक्सपायर हो चुके हैं वो, लेकिन बहुत बड़ा योगदान देके गए हैं माइक्रो क्रेडिट के रूप में।
तो माइक्रो फाइनेंस एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जिसका एक छोटा सा पार्ट है माइक्रो क्रेडिट। लोगों को ऋण दिया जाएगा, फिर उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी, पैसा दिया जाएगा, फिर आपको किसी ट्रेनिंग दी जाएगी। यानी कि आपको पैसा दे दिया गया, आपको साइकिल के पंचर की दुकान डालनी है, तो पहले आपको पैसा दिया गया, फिर साइकिल के पंचर बनाने की ट्रेनिंग दी गई, उसके बाद मनी का मैनेजमेंट सिखाया जाएगा कि पैसे को कैसे कैसे आप खर्च करें, उसके बाद आपका शॉप का एडवर्टीजमेंट कराया जाएगा, उसके बाद बिजनेस डेवलप कराया जाएगा। ये पूरा एक जब कॉन्सेप्ट हम जोड़ते हैं तो वो माइक्रो फाइनेंस कहलाता है। और माइक्रो फाइनेंस और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो फाइनेंस एंड माइक्रो क्रेडिट। तो याद रखें माइक्रो क्रेडिट इज अ पार्ट ऑफ माइक्रो फाइनेंस। माइक्रो फाइनेंस का एक छोटा सा पार्ट है जो कि माइक्रो क्रेडिट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए बोथ द टर्म्स रिफर टू स्मॉल फाइनेंस व्हाइल माइक्रो क्रेडिट इज नोन एज ओनली फाइनेंस। माइक्रो फाइनेंस इज रिफर टू क्रेडिट प्लस फाइनेंशियल लिटरेसी। देखिए हमने बताया था आपको कि माइक्रो क्रेडिट में दो चीजें जोड़ दीजिए, क्रेडिट और फाइनेंशियल लिटरेसी, तो वो मिला करके बन जाता है माइक्रो फाइनेंस। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। फाइनेंशियल लिटरेसी एंड ट्रेनिंग। फाइनेंशियल देखिए दो यहां पे वर्ड आ रहे हैं, एफएलसीसी और आरसीटी। एफएलसीसी की अगर बात करें फाइनेंशियल लिटरेसी एंड क्रेडिट काउंसलिंग सेंटर। सपोज करिए गांव में आपने बैंक खोल दिए, बैंक से आपको लोन की फैसिलिटीज भी मिल रही है, लेकिन लोगों को अगर उसकी जानकारी नहीं है, लोगों को उसके बारे में लिटरेसी नहीं कि बैंक उनको लोन भी देता है, कितना ले सकते हैं कितना नहीं ले सकते हैं, तो भी हमारी सर्विसेज बैंक की करनी बेकार है कि हमने बैंक तो ओपन कर दिया लेकिन उसकी सर्विसेज हम नहीं बता पाए। जैसे आप महिंद्रा ग्रुप पर आज स्मार्ट क्लास के थ्रू, आप वीडियो क्लासेस के थ्रू बहुत सारी क्लासेस वगैरह देख रहे होंगे, लेकिन अगर ये बनता जाओ आप लोग देखें ना तो उसका यूटिलाइजेशन खत्म हो जाता है। तो उसी तरीके से कि गांव में हमने बैंक तो डाल दिए लेकिन बैंक का अगर लोग यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं तो वो बेकार है। तो इसीलिए एफएलसीसी रूरल लेवल पर बनाया गया फाइनेंशियल लिटरेसी काउंसलिंग कमेटी। ये गांव में जा जाकर लोगों को बताते हैं कि आपके गांव में कैंप लगे हुए हैं। ये गांव का सबसे बड़ा जो एडवर्टीजमेंट का साधन वो लाउड स्पीकर होता है। एक रिक्शे पे लाउड स्पीकर बांधा और वो बताते जाते हैं कि ये बैंक आया, लोन दे रहा है, ऐसे ऐसे लोग लोन ले सकते हैं। तो इस तरह की फाइनेंशियल लिटरेसी गांव में प्रोवाइड की जाती है। किसान चैनल बने हुए हैं, कृषि चैनल बने हुए हैं, कृषि दर्शन बना हुआ है, इनके थ्रू भी उनको फैसिलिटी दी जाती है कि भैया आप किसान हैं, आपका खेत अगर सही से प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा तो आप ये करें, बैंक के पास जाके लोन ले सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज वहां प्रोवाइड की जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं आरसीटी की, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की। अगर हम बात करते हैं ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है। इसके तहत क्या किया जाए, लोगों को एम्प्लॉयमेंट हैबिट बढ़ाई जा रही है कि आप बैंक से लोन लेकर के अपने एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाइए, खुद बढ़ाइए। कैसे बढ़ाइए, एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है ये मिलीजुली एक स्कीम है भारत सरकार की और राज्य सरकारों की। राज्य सरकार इसके लिए जमीन प्रोवाइड कराता है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 1 करोड़ रुपए देकर इस पे स्ट्रक्चर बनाता है। ये बेसिकली ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। जैसे मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर एक गांव है जिस गांव का नाम है रायबरेली, एक शहर का नाम है रायबरेली, डिस्ट्रिक्ट है रायबरेली। रायबरेली डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो आरसीटी ने जबरदस्त वर्किंग की है वहां पर। बैंक इसको प्रमोट करता है, आरसीटी में बैंक ही प्रमोट करेगा। रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के तहत जो ट्रेनिंग दी जाती है वो बैंक ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है। इसमें किया क्या गया कि जितने भी गांव रायबरेली में, वहां से एक एक महिला का चयन किया गया, एक बालिका का चयन किया गया, उनको ब्यूटी पार्लर का कोर्स सिखाया गया। सबको आरसीटी में ब्यूटी पार्लर का कोर्स सिखाया गया। ब्यूटी पार्लर का कोर्स सिखाने के बाद हुआ क्या कि जब ये कोर्स उनको सिखा दिया गया, कोर्स सिखाने के बाद उनको इसके लिए ट्रेनिंग दी गई, पूरी ट्रेनिंग प्रॉपर प्रोवाइड की गई। उसके बाद इनको 50-50 हजार रुपए दिए गए, सभी को 50-50 हजार रुपए का लोन दिलवाया गया। उन्होंने अपने गांव पे जाकर के ब्यूटी पार्लर्स ओपन किए और आज उन ब्यूटी पार्लर्स की कंडीशन ये है कि उस 50,000 का लोन उन्होंने उतार भी दिया है और 5 लाख के लोन की रिक्वायरमेंट डाली हुई है एसी ब्यूटी पार्लर्स के लिए। इतना जबरदस्त प्रॉफिट कमाया सिर्फ इस वजह से क्योंकि ये ट्रेनिंग लेके गए थे। तो गवर्नमेंट ने एक फील्ड तैयार की इस चीज के लिए। तो रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है आज भारत में बहुत तेजी से फैल रहा है। हाँ, इसकी अगर नॉलेज हमें नहीं है तो वो सब एफएलसीसी का काम है। एफएलसीसी इसकी लिटरेसी प्रोवाइड कराता है कि हाँ भैया ये भी खुल रहा है, ये भी चीजें हैं और आप ऐसे ऐसे जाकर के अपने सर्विसेज को इंट्रोड्यूस कीजिए। अब हम बात करते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की, यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या है ये एक समझ लेते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप ने भी फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाने में बहुत तेजी से एक वर्कआउट किया है। अगर हम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात करते हैं तो अ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स SHG is a village-based financial intermediaries committee usually composed of 10 to 20 local women or men। यानी कि इसमें एक लाइन में और जोड़ना चाहूंगा कि विमेन और मेन 10 से 20 लोग मिलकर के ये ओपन कर सकते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ी कंडीशन जो सामने आती है वो कंडीशन ये है कि ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है ये एक ही सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप के होने चाहिए। यानी कि अगर
एक उसमें बढ़ई है तो सभी को बढ़ई होना चाहिए, यानी कारपेंटरों का समूह बनेगा 10 से 20 लोगों का, या अगर एक किसान है तो सभी किसान होने चाहिए। और इनके लिए अलग अलग एक सिस्टम बनाया गया कि इनको सेल्फ हेल्प ग्रुप को कैसे मेंटेन करना है, वो हम आपको एक सिस्टम छोटा सा बताना चाहेंगे। अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की हम बात करते हैं, एसएचजीज की बात करते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की, तो गांव के 10 से लेकर के 20 मेंबर्स, चाहे मेन हो चाहे वीमेन हो, ये ग्रुप बना सकती हैं। और इस ग्रुप को बनाने के बाद इनका एक लीडर होगा, ये लीडर बैंक के पास जाएगा और ये सब लोग कुछ पैसा, छोटा छोटा सा पैसा इस लीडर्स के पास इकट्ठा करते रहेंगे। ये लीडर इस बैंक के पास जाकर के अकाउंट ओपन कराएगा, लीडर ने इस बैंक के पास अकाउंट ओपन कराया। अब लीडर यहाँ पर एक बैंक, इस लीडर के साथ एक रजिस्टर बनाएगा। इस रजिस्टर में क्या होगा, ये कहेगा आप सभी लोग जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर हो, ये वीकली एक मीटिंग करेंगे। अब वीकली मीटिंग करेंगे तो क्या होगा, अपने घर का हालचाल बताएंगे, मोहल्ले का हालचाल बताएंगे कि क्या हो रहा है, कुल मिलाकर बैठ के परपंच करना है थोड़ी देर के लिए यहाँ पर। और उसके बाद फिर वो बताते हैं कि गांव में सड़क बड़ी खराब हो गई है, गांव में कुआं नहीं है, किसी को पानी नहीं मिल पा रहा है, तो सभी एक ऐसी चीज जो सबके काम आए उसके लिए फिर ये बैंक के पास जाते हैं कि सर हमें इतना लोन चाहिए, दे दीजिए, तो गांव में कुएं का डेवलपमेंट हो जाए, हम लोग धीरे धीरे करके एक सिस्टम बनाएंगे। बैंक क्या करती है कि एक रजिस्टर मेंटेन करती है कि 6 महीने तक पहले आप अकाउंट अपना ठीक से चलाइए। 6 महीने तक जब ये अकाउंट ठीक से चल जाता है, ये जो मीटिंग्स हो रही है इनकी डिटेल यहाँ पर भरी जाएगी, इन मीटिंग्स की डिटेल को फुलफिल किया जाता है और उसके बाद सेल्फ हेल्प ग्रुप को अपने एक पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए लोन मिल जाता है। और अगर पर्सनल भी किसी को जरूरत हो तो उसके लिए भी लोन मिल जाता है, वो इस लीडर को मिलेगा, वो लीडर इस समय प्रोवाइड करा करके ये वर्कआउट करना शुरू कर देगा। तो ये एक सेल्फ हेल्प ग्रुप का एक मेन सिस्टम होता है जो चलता है। अब अगर हम बात करें सेल्फ हेल्प ग्रुप के सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम एसएलबीपी की अगर हम बात करें तो बिल्कुल क्लियर है, एसके कालिया कमेटी की रिकमेंडेशन पर 1992 में सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम बनाया गया है। अब देखिए इसके 3 फॉर्मेशन, 3 मॉडल है, मॉडल 1, मॉडल 2 और मॉडल 3। मॉडल 1 की अगर बात करें तो जो अभी हमने आपको यहाँ पर दिखाया है, ये जो आप देख रहे हैं मॉडल 1 है, इसमें 3 मॉडल है। देखिएगा, फर्स्ट मॉडल की अगर हम बात करें तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है और प्लस बैंक। सेकंड मॉडल की अगर हम बात करें तो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, एनजीओ है, एनजीओ और बैंक, ये 3 लोग। थर्ड अगर मॉडल की हम बात करें तो थर्ड मॉडल में भी यही तीनों लोग हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप, एनजीओ और बैंक। फर्क क्या है हम आपको समझा दें कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो पहला मॉडल है बैंक लिंकेज प्रोग्राम का, सेल्फ हेल्प ग्रुप और बैंक, बैंक डायरेक्ट लेंडिंग करता है सेल्फ हेल्प ग्रुप को, यही मैनेजमेंट करते हैं, यही मैनेज करते हैं, यही फंड का मैनेजमेंट करते हैं, यही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये पहला जो मॉडल है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप और बैंक के बीच में है। दूसरे मॉडल की अगर हम बात करें तो सेल्फ हेल्प ग्रुप, एनजीओ और बैंक। देखिए इस मॉडल में भी बैंक डायरेक्ट पैसा एनजीओ सेल्फ हेल्प ग्रुप को दे रहा है, जो पैसा सीधे दे रहा है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप को दे रहा है, लेकिन इसका जो मैनेजमेंट है, इस पैसे का मैनेजमेंट कैसे आप काम कराएंगे, क्या क्या चीजें कराएंगे, वो एनजीओ करा रही हैं। बिल्कुल क्लियर है, पहले में मैनेजमेंट भी सेल्फ हेल्प ग्रुप कर रहा है, पैसा भी इस बैंक डायरेक्ट दे रहा है, इसमें बैंक डायरेक्ट पैसा तो सेल्फ हेल्प ग्रुप को दे रहा है लेकिन पूरा मैनेजमेंट एनजीओ करा रहा है। लेकिन जो तीसरा मॉडल है, आज की डेट में सबसे ज्यादा फेमस मॉडल जो है वो तीसरा मॉडल ही है। वो मॉडल क्या है कि बैंक अब पैसा एनजीओ को दे रहा है, एनजीओ इसका मैनेजमेंट कर रहा है, फिर एनजीओ ये पैसा सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रोवाइड करा रहा है। यानी कि बैंक अब इसमें जो गारंटी है वो एनजीओ की है, इसमें गारंटी सेल्फ हेल्प ग्रुप की है, इसमें भी गारंटी सेल्फ हेल्प ग्रुप की है, लेकिन इसमें गारंटी जो है बैंक के साथ वो एनजीओ की है। बैंक पहले एनजीओ को पैसा प्रोवाइड करा रहा है इस सेल्फ हेल्प ग्रुप के बिहाफ पर, यही प्रमोट कर रहा है। यानी एनजीओ जो होते हैं वो सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रमोट करके बनाते हैं, फिर इन्हें पैसा दिलाते हैं, फिर रूरल लेवल पर डेवलपमेंट कराते हैं। तो सबसे ज्यादा जो मॉडल आज चल रहा है वो थर्ड मॉडल चल रहा है, बैंक एनजीओ के थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रमोट करा करके ये सारी चीजें वर्किंग करवाते हैं। ये पूरा सिस्टम रहा इसका। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आप इतनी देर हमारे साथ रहे, आपने चीजों को समझने की कोशिश की, हमने समझाने की कोशिश की। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और जितनी भी चीजें आपने पढ़ी, आज या देखी या समझी, ये चीजें भारत में फाइनेंशियल इंक्लूजन को बहुत तेजी से बढ़ा रही हैं। जनधन योजनाएं और जितनी भी योजनाएं आपने देखी, और जिस दिन भारत में फाइनेंशियल इंक्लूजन कंप्लीट होगा, हम यकीन कर सकते हैं कि भारत का डेवलपमेंट बहुत तेजी के साथ होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, योर सक्सेस इज आवर सक्सेस।